Good morning, students. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. Guys, I feel very happy to receive your love and affection. I hope you will continually support me further. So, guys, if you found the video useful, then please like and share my video. And if you are new in my channel, please subscribe the channel for new updates. So, guys, let's begin the class of the day. In this class, we are going to read the use of there. So, guys, वीडियो को अंत तक देखें. इंड स्क्रीन में आपको कुछ प्लेलिस्ट दी जाएगी. प्लेलिस्ट की लिंक दी जाएगी जिसकी सहायता से आप पिछली वीडियो को भी देख सकेंगे. तो गाइस, लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे. यूज़ ऑफ देयर. देयर का प्रयोग. देयर एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है. देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है. जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यूज़ ऑफ इट. इट का प्रयोग. गाइस, इट और देयर डमी सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं बट दे हैव नो एनी मीनिंग्स और सेंस. तो गाइस, जानते हैं आज इनके बारे में कि यूज़ ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग कहाँ पर और किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार की कंडीशंस होती है जहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, इसका ट्रांसलेशन में क्या महत्व है और इसका सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ है, कौन सी कंडीशंस हैं. तो जानते हैं. अब हम लोग ऐसे वाक्य का अनुवाद सीखेंगे जिन वाक्यों में यह व्यक्त होगा कि कोई वस्तु कहीं है या कहीं थी. यहाँ पर हम ऐसी चीज़ जानेंगे जैसे मान लिया कहते हैं ना कि एक राजा था, जंगल में एक शेर है या शेर था, उस समय की बात है. तो यहाँ पर ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे. तो हम लोग आज जानेंगे कि जैसे कहीं पर कोई वस्तु कहीं है या कोई वस्तु कहीं थी. हिंदी में ऐसे वाक्यों में कर्ता या क्रिया पास पास रखे जाते हैं. याद रहेगा ना. हिंदी में ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल पास पास रखे जाते हैं. ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद देयर से प्रारंभ करते हैं. जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर यह दर्शाया जा रहा होता है कि कोई वस्तु कहीं है या कोई वस्तु कहीं पर थी. ठीक है ना. तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब को पास पास रखा जाता है और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है. और इन वाक्यों में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है. इन वाक्यों में देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता है. एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा. जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक राजा था. देयर वाज अ किंग. एक राजा था. देयर वाज अ किंग. यहाँ पर देखिए कहीं था या कहीं है की बात हो रही है. तो हमने कहा ना, जब कहीं है या कहीं था ऐसी स्थिति की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं. एक राजा था. कहीं एक राजा था तो ऐसी स्थिति में एक राजा था तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है. तो हो जाएगा एक राजा था. देयर वाज अ किंग. आकाश में बादल हैं. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. ठीक है ना. तो आपको कहीं है या कहीं था इस भाव को याद रखना है. इसके माध्यम से आप आसानी से यूज़ ऑफ देयर कर पाओगे. एक राजा था. देयर वाज अ किंग. आकाश में बादल हैं. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. तो चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य. ठीक है ना. तो पहला नियम इसका कहता है कि प्रेजेंट टेंस में हिंदी के वाक्यों के एक वचनकर्ता के साथ देयर इज़ और बहुवचनकर्ता के साथ देयर वाज का प्रयोग करते हैं. एक वचनकर्ता के साथ देयर इज़ का प्रयोग करते हैं. बहुवचनकर्ता के साथ देयर वाज का प्रयोग करते हैं. कॉमन सेंस से हम लोग जानते हैं इज़ सिंगुलर नंबर के लिए होता है और आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए होता है. ठीक है ना. जैसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं. जैसे हमारे खेत में एक आम का पेड़ है. हमारे खेत में एक आम का पेड़ है. यहाँ पर एक आम का पेड़ क्या है, एक सिंगुलर नंबर की बात हो रही है. इसलिए देयर इज़ अ मैंगो ट्री इन अवर फील्ड. आम का पेड़, अ मैंगो ट्री. एक आम का पेड़, अ मैंगो ट्री. खेत, फील्ड, हमारे, अवर. तो ठीक है ना. इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारे खेत में एक आम का पेड़ है. देयर इज़ अ मैंगो ट्री इन अवर फील्ड. इसका दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं. तुम्हारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं. यहाँ पर देखिए 30 स्टूडेंट्स की बात हो रही है. सिंगुलर या प्लूरल? ऑफ कोर्स प्लूरल. जब प्लूरल होगा तो यहाँ पर हम लोग देयर आर का प्रयोग करेंगे. तो हो जाएगा देयर आर
30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, तुम्हारी कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है ना। इसको भाव को समझिएगा। नियम नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम कहता है पास्ट टेंस में, दूसरा नियम कहता है पास्ट टेंस में हिंदी वाक्य के एक वचनकर्ता के साथ देयर वाज और बहुवचनकर्ता के साथ देयर वर का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ देयर वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ देयर वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका भी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल कहता है, पहला एग्जाम्पल है मेरे चाचा के घर में एक सांप था। मेरे चाचा के घर में एक सांप था। यहाँ पर एक सांप की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर होगा, एक सांप। देयर वाज अ स्नेक। सांप का क्या होता है इंग्लिश में? स्नेक होता है। तो हो जाएगा देयर वाज अ स्नेक इन माई अंकल्स हाउस, ठीक है ना। देयर वाज अ स्नेक इन माई अंकल्स हाउस। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कहता है उसकी पुस्तक में 78 पृष्ठ थे। 78 पृष्ठ बहुवचन में है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देयर वर 78 पेजेस इन दिस या इन हिज बुक। उसके, तो हिज का प्रयोग कर लेंगे। पुस्तक, बुक, तो पूरा हो जाएगा उसकी पुस्तक में 78 पेजेस थे। देयर वेयर 78 पेजेस इन हिज बुक। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल रूल थर्ड देखते हैं। यूज़ ऑफ देयर का नियम नंबर 3 कहता है जिन वाक्यों में रहा था या राज करता था ऐसे शब्द लिखे होते हैं उन सेंटेंस की शुरुआत देयर लिव्ड या देयर रूल्ड से करते हैं। याद रहेगा ना। जहाँ पर ये लिखा हो जिन वाक्यों में जिसे रहता था, अगर रहता था यूज़ हुआ है तो देयर लिव्ड का प्रयोग करेंगे। और अगर लिखा हो राज करता था तो वहाँ पर देयर रूल्ड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। याद रहेगा ना। जहाँ पर रहता था हो वहाँ पर देयर लिव्ड, और जहाँ पर शासन करता था या राज करता था वहाँ पर देयर रूल्ड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर इस गांव में एक अंधा भिखारी रहता था। तो रहता था आ रहा है तो जाएगा देयर लिव्ड। रहता था आ रहा है तो देयर लिव्ड, तो देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर इन दिस विलेज। भिखारी, बेगर, अंधा, ब्लाइंड, ये हो गया। तो पूरा मिला करके इस गांव में एक अंधा भिखारी रहता था। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर इन दिस विलेज। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। जहाँ राज्य करते थे या शासन करते थे आ रहा वहाँ पर देयर रूल्ड से शुरुआत करते हैं। तो देयर रूल्ड अ किंग नेम दशरथा ओवर अयोध्या। याद रहेगा ना। देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या। तो इस प्रकार से हमने आज जाना अभी इसमें कि यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग कैसे करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज़ ऑफ देयर कैसे करेंगे। तो उसका पहला नियम कहता है निगेटिव सेंटेंस बनाने में क्रिया इज, एम, आर, वाज या वर के साथ नो लगा देते हैं या नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। नो या नॉट लगा करके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमने पहले पढ़ा था नो, नॉट या नेवर का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट या नो का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। तो दूसरा नियम कहता है जब कम, अधिक अथवा 2, 3, 4 आदि कोई गिनती दी हो तो मच या मेनी हो, कहते हैं मच और मेनी का प्रयोग किया गया हो तो इज, एम, आर या वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इस घर में 10 कमरे थे, इस घर में 10 कमरे नहीं हैं। इस घर में 10 कमरे नहीं हैं, तो यहाँ पर 10 कमरों की बात हो रही है। और है लिखा हुआ है तो देयर आर का प्रयोग करेंगे ना, बहुवचन में है तो देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। देयर आर नॉट
10 रूम्स इन दिस हाउस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद हमको, इज एम आर वाज वर्ब के बाद हमको नो या नॉट का प्रयोग करना होता है। तो देयर वाज नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। सेकेंड एग्जाम्पल है, इस मेज पर कोई प्याला नहीं है। सिंगुलर एक नंबर है, एक ही प्याले की बात हो रही है। सिंगुलर नंबर, देयर इज नो कप ऑन दिस टेबल, देयर इज नो कप ऑन दिस टेबल। इस बाग में कोई कुआं न था। देयर वॉज नो वेल इन दैट गार्डन। यहाँ पर उस लिखा हुआ है ना, उसके लिए क्या होता है इंग्लिश में? दैट गार्डन, दैट बगीचे का गार्डन होता है। तो पूरा मिलाकर उस बाग में कोई कुआं न था। देयर वॉज नो वेल इन दैट गार्डन। उसी प्रकार लास्ट एग्जाम्पल है, घड़े में अधिक पानी न था। देयर वॉज नॉट मच वाटर इन द पिक्चर। पिक्चर याद रखिएगा, पिक्चर मीन्स क्या होता है? घड़ा, ठीक है ना। तो घड़े में अधिक पानी या पर्याप्त पानी नहीं था। देयर वॉज नॉट मच वाटर इन द पिक्चर। तो ये थे आपके निगेटिव सेंटेंसेस, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ ऑफ देयर कैसे आएगा, इसको समझते हैं। तो इसका पहला नियम कहता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले इज़, एम, आर, वाज, इज़, आर, वाज, वर, फिर देयर और उसके बाद करता आता है। याद रहेगा ना, इसमें एम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग करना है तो देयर के साथ एम वाला कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो कहते हैं पहला नियम कहता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले इज़, आर, वाज या वर, फिर इसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद तब सब्जेक्ट या कर्ता का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या मेरे जेब में 5 रुपए का एक नोट है। देखो, हिंदी वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? क्या से हो रही है। और जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। 5 रुपए का नोट, नोट तो एक ही है ना, तो सिंगुलर नंबर आ जाएगा इज़। सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट टेंस में इज़ का प्रयोग करते हैं। इज़ के बाद क्या लगाएंगे हम लोग? देयर का प्रयोग करेंगे, तो देयर हो जाएगा। देयर के बाद फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? 5 रुपया, 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपए की नोट। तो क्या हो गया पूरा मिला करके? इज़ देयर अ 5 रुपीज़ नोट, कहाँ पर? मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। इज़ देयर अ 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। चलिए दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या हमारी अलमारी में 25 पुस्तकें थी? क्या हमारी अलमारी में 25 पुस्तकें? सब्जेक्ट हमारा एक प्रकार से प्लूरल नंबर में आ रहा है, तो यहाँ पर थी लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस में प्लूरल नंबर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ कोर्स वर का प्रयोग करेंगे, WERE, वर। तो वर के बाद फिर देयर आएगा, फिर सब्जेक्ट 25 बुक्स, लास्ट में इन अवर आलमीरा। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, क्या हमारी अलमारी में 25 पुस्तकें थी? वाज देयर 25 बुक्स इन अवर आलमीरा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। चलो ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट नियम जानते हैं। अगर कितना, कितनी, कितने के साथ उनसे संबंधित कोई नाउन्स भी आएगा, याद रखिएगा ना। यदि सेंटेंस में लिखा हुआ है कितना, कितनी, कितने, तो उसके बाद उनसे संबंधित इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो नाउन को भी साथ में लाते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, प्याले में कितना दूध है, तो यहाँ पर कितना के इंग्लिश में क्या होता है? कितना के इंग्लिश में होता है हाउ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर तो हाउ लिख दिया, हाउ मच, कितना, हाउ मच। इसके बाद साथ में उससे संबंधित नाउन किसके बारे में बात हो रहा है? मिल्क के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क। हमने कहा ना, कितना, कितनी, कितने अगर है तो उनसे संबंधित उन नाउन भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय लिखा जाता है। तो कितना के लिए हो गया हाउ मच, साथ में उससे संबंधित नाउन आएगा तो मिल्क हो जाएगा, हो गया हाउ मच मिल्क। सिंगुलर नंबर में मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसको हमेशा सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। तो इसका प्रयोग कर देंगे तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कप, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कप। प्याले में कितना दूध है? हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कप। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये अगला एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे अगला एग्जांपल लिखा हुआ है, आकाश में कितने तारे हैं। कितने का क्या होता है, हाउ मेनी स्टार्स। देखो स्टार्स को हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन वन बाय वन करके उसको गिन सकते हैं, कहीं ना कहीं गिना जाता है। तो हाउ मच नहीं बल्कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, ठीक है ना। आकाश में कितने तारे हैं, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो ये था आपका यूज़ ऑफ देयर। इनको ध्यान से आपको समझना है कि कहाँ पर हमने भी शुरुआत से बताया कि किन कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद इसको जो हमने एग्जांपल्स बताए हैं, जो हमने रूल्स बताए हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ये सभी एक्सरसाइज आपको करना है। जैसे दिया हुआ है, क्या नदी के पुल पर कोई पुलिस बल न था, क्या इस गांव में पीने योग्य पानी नहीं है, क्या खजाने में कुछ अतिरिक्त पैसा था। इस प्रकार से इन सभी को आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। साथ में हमने इससे रिलेटेड हार्ड वर्ड भी दे दिए हैं, इनको सब ट्रांसलेट करिए। हार्ड वर्ड में प्रॉब्लम आती है तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड की हेल्प से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। गाइस तो इसको आप लोग ध्यान से एक दो बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर कॉपी में नोट डाउन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।